आज हम एक बड़ी मजेदार किताब पर बात करने वाले हैं, मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और देखिए, नाम सुनकर अगर किसी को लग रहा है कि ये कोई भारी भरकम फिनांस की किताब होगी, जिसमें मुश्किल चार्ट्स और फॉर्मूले होंगे। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इसका जो मेन फंडा है वो बहुत सिंपल है। कि पैसा मैनेज करना मैथ से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है। एग्जैक्टली आप कितने स्मार्ट हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका पैसों के साथ बर्ताव कैसा है। बिल्कुल। और इस बात को साबित करने के लिए ना, किताब की शुरुआती 2 ऐसी कहानियों से होती है जो एक दूसरे से एकदम उल्टी हैं। अच्छा। पहली कहानी है रोनाल्ड रीड की, एक मामूली सा चौकीदार और पेट्रोल पंप अटेंडेंट। कोई फैंसी जॉब नहीं, कोई बड़ी डिग्री नहीं, कुछ भी नहीं। उसने बस अपनी छोटी छोटी बचत को सालों तक अच्छी ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों में लगाया और इंतजार किया। जब 92 साल की उम्र में उसकी मौत हुई तो पता चला कि उसने $8 मिलियन यानी करीब करीब 65 करोड़ रुपए अपनी लोकल लाइब्रेरी और हॉस्पिटल को दान कर दिए। 65 करोड़ एक चौकीदार ने। हाँ, और फिर दूसरी तरफ कहानी है रिचर्ड फुस्कोन की। बिल्कुल इसका उल्टा। हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, मेरिल लिंच में टॉप एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस की दुनिया का शहंशाह। उसने इतना पैसा कमाया कि 40 की उम्र में रिटायर हो गया, एक आलीशान हवेली में रहने लगा। लेकिन फिर 2008 का फाइनेंशियल संकट आया और वो दिवालिया हो गया। उसकी वो 18,000 स्क्वायर फीट की हवेली नीलाम हो गई। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सवाल है ना। हाँ, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फाइनेंस की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ना होने के बावजूद एक चौकीदार एक हार्वर्ड पढ़े जीनियस से कहीं ज्यादा अमीर मरा। इसी पहेली को सुलझाने के लिए आज हम इस किताब के कुछ सबसे बेहतरीन आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और वो भी एकदम अपने देसी अंदाज में। बिल्कुल। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। किताब का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी आइडिया है, नो वन्स क्रेजी, यानी कोई भी पागल नहीं है। हाँ, कहने का मतलब है कि पैसे को लेकर जो फैसला आपको पागलपन लग रहा है, वो फैसला लेने वाले इंसान के लिए उस वक्त बिल्कुल सही होता है। हाँ, क्योंकि हम सब एक तरह से अपने अपने अनुभवों के कैदी हैं। किताब में एक कमाल की लाइन है। कौन सी? योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस विथ मनी make up maybe 0.0000001% of what's happened in the world, but they account for maybe 80% of how you think the world works. वाव, दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका शायद 0.00000% ही हमने देखा है। हाँ, लेकिन हमारे सोच का 80% हिस्सा वही अनुभव तय करता है। बिल्कुल। इसका एक क्लासिक इंडियन उदाहरण है। जैसे? मान लीजिए किसी के परिवार ने 1992 के हर्षद मेहता स्कैम में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी। कई लोगों ने गवाई। अब आप उस इंसान को कितना भी समझा लीजिए कि इक्विटी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देती है, वो शेयर बाजार को हमेशा सट्टा बाजार ही मानेगा। हाँ, उसके लिए वो एक जुआ है, और उसकी नजर में वो पागल नहीं बल्कि समझदार है जो इससे दूर रह रहा है। और बिल्कुल इसका उल्टा सोचिए। जो इंसान 2003 के बाद दलाल स्ट्रीट में आया, जब बाजार रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था, और उसने कुछ ही सालों में अपना पैसा दुगना तिगुना होते देखा, वो कहेगा कि भाई असली पैसा तो इक्विटी में ही है। एफडी तो बेवकूफ लोग करते हैं। और मजे की बात यह है कि अपनी अपनी कहानी में दोनों ही सही हैं। दोनों के अनुभव सच हैं। लेकिन इसमें खतरा नहीं है कि हम हर खराब वित्तीय फैसले को ये कहकर जायज ठहरा दें कि अरे उसका अनुभव ही ऐसा था। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर फैसला सही है। इसका मतलब है कि हमें किसी को जज करने से पहले उसके नजरिए को समझना चाहिए। अच्छा। हमारी पिछली पीढ़ी को ही देख लीजिए। हमारे माता पिता ने एफडीज, सोना और प्रॉपर्टी को ही पक्का निवेश क्यों माना? क्या वो गलत थे? नहीं, उस जमाने के हिसाब से तो नहीं। उन्होंने एक ऐसा दौर देखा था जहां अस्थिरता थी, नौकरियां उतनी सुरक्षित नहीं थी। उनके लिए पैसों का पहला मकसद रिटर्न कमाना नहीं बल्कि सुरक्षा पाना था। सही बात है। उनके लिए सबसे बड़ी दौलत थी एक स्थिर आय और सिर पर अपनी छत। एग्जैक्टली। इस मामले में हम सब की पीढ़ी एक तरह से पहली पीढ़ी है जो इतने सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रही है। हम सब इस खेल में नए हैं। बिल्कुल। तो पहला सबक यही है, एम्पैथी। ये समझना कि सामने वाला वैसा क्यों सोच रहा है। और ये समझ हमें अगले बड़े आइडिया पर लाती है कि अमीर बनना और अमीर बने रहना ये 2 अलग-अलग खेल हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। किताब कहती है कि अमीर बनने के लिए आपको आशावादी होना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है। हाँ, लेकिन अमीर बने रहने के लिए इसका ठीक उल्टा चाहिए। आपको थोड़ा डरपोक, थोड़ा शक्की और बहुत ज्यादा मितव्ययी फ्रूगल होना पड़ता है। आपको ये मानना पड़ता है कि जो किस्मत आपको अमीर बना सकती है, वही किस्मत पलक झपकते ही सब कुछ छीन भी सकती है। हाँ,
अमीर बने रहने का एक ही मंत्र है, सर्वाइवल। खेल में टिके रहना। बिल्कुल। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है जेसी लिवरमोर की कहानी। 1929 में जब अमेरिकी बाजार क्रैश हुआ था, उसने शॉर्ट सेलिंग करके आज के हिसाब से $3 बिलियन कमाए थे। $3 बिलियन। मतलब उस वक्त वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। हाँ। लेकिन वो अमीर बना रह नहीं सका। क्यों? क्योंकि जो हिम्मत और रिस्क लेने की आदत उसे वहां तक लाई थी, वही उसे ले डूबी। उससे लगा कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। उसने और बड़े और ज्यादा कर्ज लेकर दांव लगाए और कुछ ही सालों में सब कुछ गंवा दिया। और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। वो खेल में सरवाइव नहीं कर पाया। और यहीं पर वो नेवर इनफ वाला खतरनाक आइडिया आता है। हाँ, कभी भी काफी नहीं, जब गोल पोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहता है। बिल्कुल। रजत गुप्ता की कहानी याद है? ओह हाँ, मैकेंजी के सीईओ, गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर। उनके पास पहले से ही $100 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति थी, मतलब पीढ़ियों के लिए सेट थे। लेकिन उन्हें अरबपति बनना था। वो अपने से ज्यादा अमीर लोगों के साथ उठते बैठते थे और उन्हें लगता था कि वो गरीब हैं। और उस और ज्यादा की चाह में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की। नतीजा? इज्जत, पैसा, आजादी, सब कुछ चला गया। जेल हो गई। ये उस बात का परफेक्ट उदाहरण है जब आप वो चीज दांव पर लगा देते हैं जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, उस चीज के लिए जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। हमारे यहाँ इसे शर्मा जी का लड़का सिंड्रोम कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। आप 50 लाख कमाकर खुश हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि शर्मा जी का लड़का 1 करोड़ कमा रहा है। और आपकी सारी खुशी हवा हो जाती है। और सोशल मीडिया ने तो इस पे पेट्रोल ही डाल दिया है। अब हम सिर्फ अपने पड़ोसियों से नहीं, पूरी दुनिया के लोगों की वेकेशंस, गाड़ियों और घरों से खुद को कंपेयर कर रहे हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिससे कोई नहीं जीत सकता। कोई नहीं। तो अमीर बने रहने का मतलब है अपने लिए एक गोल पोस्ट तय करना और फिर उसे हिलने ना देना, ये जानना कि इनफ कितना है। बिल्कुल। ओके, तो अगर सर्वाइवल इतना जरूरी है तो दौलत बनाने का असली जादू क्या है? किताब कहती है कि इसका राज उस चीज में है जो दिखती नहीं है। आप कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं? हाँ। लोग वॉरेन बफे को देखते हैं और सोचते हैं कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन निवेशक हैं क्योंकि वो सही स्टॉक चुनते हैं। पर किताब कहती है कि उनका असली सीक्रेट उनकी स्किल नहीं बल्कि उनका समय है। ये बात दिमाग हिला देती है। बफे ने 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू किया था। 10 साल की उम्र से? हाँ। आज उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा है और उसका 99% हिस्सा उनके 50वें जन्मदिन के बाद बना है। 99%? यही कंपाउंडिंग का जादू है। इसे एक सिंपल भारतीय उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए अजय 25 साल की उम्र में 10,000 रुपए महीने की SIP शुरू करता है और उसका दोस्त विजय 35 की उम्र में उससे डबल यानी 20,000 रुपए महीने की SIP शुरू करता है। दोनों 60 की उम्र में रिटायर होते हैं। ओके। क्या लगता है कौन ज्यादा अमीर होगा? विजय। वो ज्यादा पैसे लगा रहा है तो शायद वो। नहीं, अजय कहीं ज्यादा अमीर होगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसके पैसे को कंपाउंड होने के लिए 10 साल ज्यादा मिले। कंपाउंडिंग को बड़े अमाउंट की नहीं, लंबे समय की जरूरत होती है। इसका मतलब मूल मंत्र है शट अप एंड वेट। हाँ, बस निवेश करके भूल जाओ। और इसी से जुड़ा है असली दौलत का कॉन्सेप्ट कि दौलत वो है जो दिखती नहीं है। किताब में इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहा गया है। हाँ, ये कमाल का है। जब हम सड़क पर एक चमचमाती हुई फेरारी या मर्सिडीज देखते हैं तो हम ड्राइवर को देखकर ये नहीं सोचते कि वाह क्या आदमी है, कितना सफल होगा। नहीं, हम मन ही मन सोचते हैं काश मेरे पास ये कार होती। हम उस कार को अपने लिए इमेजिन करके खुद को इम्प्रेस करना चाहते हैं। ड्राइवर तो बस एक पुतला है वहां। एक मिनट, मतलब जब हम महंगी चीजें खरीदते हैं ताकि लोग हमसे इम्प्रेस हों, तो वो असल में हमसे नहीं उन चीजों से इम्प्रेस हो रहे होते हैं और उन चीजों को खुद के लिए चाहते हैं। या ये तो सोचने का बिल्कुल उल्टा तरीका है। बिल्कुल। और ये एक बहुत गहरा सबक है। अमीर दिखना और अमीर होना दो अलग बातें हैं। EMI पर लिया गया लेटेस्ट आईफोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ी, ये सब अमीर दिखने के सिंबल हैं। असली दौलत वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया। वो पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चुपचाप पड़ा है और आपके लिए काम कर रहा है। तो दौलत का असली मकसद क्या है? दौलत का सबसे बड़ा फायदा है अपनी जिंदगी और अपने समय पर कंट्रोल पाना। आजादी। असली आजादी। किसी दिन सुबह उठकर ये कह पाना कि आज मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। ये किसी भी लग्जरी कार से बड़ी लग्जरी है। ये जानना कि अगर आपकी नौकरी चली गई तो भी आप 6 महीने आराम से गुजारा कर सकते हैं। ये आपको जो मानसिक शांति देता है वो अनमोल है। ये बात तो 100% सही है। मतलब दौलत का लक्ष्य फ्रीडम है, फरारीज नहीं। पर इस रास्ते में सिर्फ मेहनत और स्मार्ट फैसले ही काम नहीं आते हैं ना। नहीं,
किताब लक और रिस्क पर भी बहुत जोर देती है। हाँ, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करना पसंद नहीं करते हम अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी मेहनत को देना चाहते हैं और असफलता का ठीकरा बुरी किस्मत पर फोड़ना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि लक और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल गेट्स की कहानी का उदाहरण दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत स्मार्ट और मेहनती थे, लेकिन वो दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां 1968 में एक कंप्यूटर था। 1968 में? ये तो 1 in a million लक था। अगर वो स्कूल में नहीं होते तो क्या माइक्रोसॉफ्ट होता? शायद नहीं। और उसी कहानी का दूसरा पहलू है उनका दोस्त केंट इवांस। हाँ। बिल गेट्स के मुताबिक केंट उस क्लास का सबसे होशियार स्टूडेंट था। दोनों साथ में दुनिया बदलने के सपने देखते थे। वो उतना ही होशियार और महत्वाकांक्षी था जितने बिल गेट्स। लेकिन हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही एक पहाड़ चढ़ने के दौरान हुए एक हादसे में उसकी मौत हो गई। ये 1 in a million रिस्क था। वाह, एक ही कहानी, एक ही स्कूल, एक ही माहौल, लेकिन लक और रिस्क ने दो जिंदगियों को दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में धकेल दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत करना बेकार है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें सफलता पर बहुत ज्यादा घमंड और असफलता पर बहुत ज्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ सही करके भी हार सकते हैं और बहुत सारी गलतियां करके भी जीत सकते हैं। तो फिर हम इस अनिश्चितता से कैसे निपटें? इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इसका तरीका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी गलती की गुंजाइश रखना। ये मानकर चलना कि चीजें वैसी नहीं होंगी जैसा आपने प्लान किया है। अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में मत लगाओ, या अपने घर का डाउन पेमेंट करने के लिए अपना पूरा इमरजेंसी फंड खाली मत करो। बिल्कुल, हमेशा हाथ में थोड़ा कैश रखो। ये कैश आपको बुरे वक्त में दिवालिया होने से बचाएगा। और अच्छे समय में जब बाजार क्रैश हो और सब लोग डर कर बेच रहे हों, तब यही कैश आपको वो मौके खरीदने की हिम्मत देगा जो जिंदगी में कभी कभी मिलते हैं। सर्वाइवल ही सब कुछ है। हाँ, आपको हर बॉल पे छक्का मारने की जरूरत नहीं है। बस इतना जरूरी है कि आप हिट विकेट होकर गेम से ही बाहर ना हो जाएं। सही है, मतलब खेल में बने रहना ही सबसे बड़ी जीत है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? मुझे लगता है कि निचोड़ ये है कि पैसे का मैनेजमेंट कोई मैथ की प्रॉब्लम नहीं है जिसे फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लिया जाए। ये एक साइकोलॉजिकल पजल है। हाँ, और इसका लक्ष्य सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि रात को चैन की नींद सोना है। बिल्कुल। और किताब की एक आखिरी बात जो मेरे दिल को छू गई वो ये है कि पैसा बचाने के लिए आपको किसी खास वजह की जरूरत नहीं है। मतलब ये नहीं कि घर खरीदना है या गाड़ी लेनी है तभी बचाएंगे। नहीं, बस बचाइए। बिना किसी लक्ष्य के क्यों बचाएं? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार हमें हैरान करती है। बचत आपको भविष्य की इन्हीं अनिश्चितताओं से लड़ने की ताकत देती है। ये आपको जिंदगी में विकल्प चुनने की आजादी देती है। ये वो पैसा है जो आपको अपने बुरे बॉस को ना कहने की हिम्मत देता है या किसी मेडिकल इमरजेंसी में बिना घबराए टिके रहने की शक्ति देता है। बचत सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आजादी खरीदने का एक तरीका है। कमाल है। तो आज की बातचीत के बाद हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर पैसे का सबसे बड़ा फायदा अपने समय पर कंट्रोल पाना है, तो अपने पैसों से जुड़ा कौन सा एक फैसला आज बदला जा सकता है जिसका मकसद कोई महंगी चीज खरीदना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए थोड़ा और समय और आजादी खरीदना हो?